हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इस लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू यानी क्यूज के सहारे से हेल्प से हम लोग करंट अफेयर को कवर करेंगे जो पिछले वीक का होगा, और इसमें से टॉप 15 क्वालिटी क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, सभी एग्जाम। और इस पर ये हमारा 1 जुलाई से 7 जुलाई का इसमें हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द लेसर फ्लोरिकन। तो यहाँ पर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है और लेसर फ्लोरिकन जो स्पीसीज हैं, 2 स्पीसीज हैं, इनके बारे में इसमें कंसिडर करने की बात की गई है इस क्वेश्चन में। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? तो बस्टर्ड एंड जीआईबी, किसकी बात कर रहा है? बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जीआईबी और लेस फ्लोरिकन आर बोथ आर क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो यहाँ क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये स्पीसीज, दोनों स्पीसीज। स्टेटमेंट सेकंड क्या है? द कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, कंपा। तो ये आपको परीक्षा में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपा का फुल फॉर्म क्या है, जैसे वनडे वाले एग्जाम में। तो यहाँ पर हमें मालूम होना चाहिए कंपा का फुल फॉर्म क्या था। कंपा का फुल फॉर्म कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। तो एक तरह से एक प्लानिंग अथॉरिटी है जो कि फंड को मैनेज करती है और वो भी कंपनसेट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर याद रखिए क्या है, प्लानिंग अथॉरिटी है, प्लानिंग अथॉरिटी के और मैनेजमेंट की तरह काम कर रही है। और इसमें ये क्या करे, फंड प्रोवाइड कर रही है। क्या फंड? और वो भी कैसा फंड? कंपनसेटरी के बाद कंपनसेट करने के लिए, यानी कोई चीज़ नुकसान हो गया है तो कंपनसेट किया जाता है, वही ये कंपनसेट करने के लिए। तो ये क्या किए? तो कंपा अप्रूव्ड 56 करोड़ फंडिंग फॉर द कंजर्वेशन प्रोग्राम ऑफ जीआईबी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड द लेसर फ्लोरिकन फॉर 2024 टू 2029 एंड 2024 से 2029 के पीरियड के लिए, 2029 और 2024 से लेकर 29 तक के पीरियड के लिए ये कंपा जो है जीआईबी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेस फ्लोरिकन को फंड कर रहा है। कितना? 56,000। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं? उसके बारे में यहाँ पर दिया, विच वन फॉलोइंग इज करेक्ट रिस्पेक्ट द एबव स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक, तो यहाँ पर पहला बोल रहा है बोथ स्टेटमेंट इज आर करेक्ट और स्टेटमेंट आर एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट, यानी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और ये क्या है, पहला सेकेंड स्टेटमेंट जो है पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ बोल रहा है कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट बट सेकेंड स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ थर्ड में बोल रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट करेक्ट। यहाँ डी में बोल रहा है स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट और बट सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर ये पिछले वीक न्यूज में रहा है। ठीक, तो जो कंपा है, कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग जो है, ये 56 करोड़ कन्वेंशन प्रोग्राम के लिए दिया है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये 5 साल के लिए दिया गया है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो आप ठीक ना, 5 ईयर के लिए। और किसके लिए दिया गया? ये दोनों स्पेस, बस्टर्ड एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेस फ्लोरिकन, और दोनों किस में है? क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज में। क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज को कौन डिसाइड करता है? तो आईयूसीएन एक लिस्ट निकालती है जो डिसाइड करती है कि कौन सा क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है, कौन नहीं। तो ठीक, तो यहाँ पर हमारा बी स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट सही है। और पहला क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन है। अगर एक क्रिटिकल इंडेंजर्स नहीं रहेगा तो ये इसको कंजर्वेशन नहीं करेगा। कंजर्वेशन का प्रोग्राम ये शुरुआत कब हुआ ये भी आप जान लीजिए थोड़ा सा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आने का, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को आप कंजर्व कीजिए, तब जाके ग्रेट, आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक, तो थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आपको आंसर क्या मिला? तो यहाँ पर आंसर हमारा ये करेक्ट है, यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट पहले को एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में
ए इज करेक्ट ऑप्शन। कंपा, कंपा अप्रूव्ड, जो कंपा है अप्रूव्ड की है, कंपा अप्रूव्ड कितना, कंपा ने 56 करोड़ फंड किया है नेक्स्ट फेज के लिए, किसको कंजर्वेट करने के, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेस फर्कन को कंजर्वेट करने के लिए किया है। ठीक, तो स्टार्टमेंट सेकंड करेक्ट है। ठीक, तो अप्रूवल, जो अप्रूवल किया गया है, जो प्रपोजल जो आया है, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा आया है। एक वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है, ऑटोनॉमस बॉडी, याद कर लीजिए किस प्रकार का बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है। परीक्षा में पूछा जाता है, कोई इंस्टीट्यूट का नाम दे देगा और पूछा जाता है किस प्रकार का ये बॉडी है, ऑटोनॉमस है, ऐसे सोर्सेस है, कॉन्स्टिट्यूशनल कैसा है, तो आपको बताना पड़ेगा। ये ऑटोनॉमस बॉडी है, किसका काम करती है, तो यूनियन मिनिस्टर इन्वायरमेंट के, यूनियन इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को इसलिए दिया जाए ताकि इनकी संख्या को वृद्धि किया जाए। ठीक, और संख्या वृद्धि करने के लिए क्या होगा, तो ये इनका टारगेट ये है कि इनको ब्रीडिंग किया जाए कहाँ पर, एक्स साइट, यानी साइट से बाहर। एक होता है, आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में, इन सीटू, और एक होता है एक्स सीटू। तो एक्स सीटू जब होगा तो ये साइट के बाहर, और इन सीटू मतलब कि साइट पर ही, यानी जो एरिया में इनको कंजर्व किया गया, तो इनको साइट के बाहर रहेगा और वहाँ पर इनके पॉपुलेशन को कंजर्वेट किया जाएगा, उनके पॉपुलेशन को वृद्धि किया जाएगा। वृद्धि करने के लिए नई टेक्निक का यूज किया जाएगा, जो आर्टिफिशियल टेक्निक है, जिसको आर्टिफिशियल टेक्निक को कहा गया है इंसेमिनेशन टेक्निक। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, ये परीक्षा में पूछ सकता है कि किस टेक्निक का, तो इंसेमिनेशन टेक्निक। इंसेमिनेशन टेक्निक का, अगर इंसेमिनेशन की बात करें तो गर्भ धारण करने का एक टेक्निक है, जिसके द्वारा आर्टिफिशियल टेक्निक है। ठीक, तो अगर इनको अगर देखा जाए तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पाए जाते हैं, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान के अलावा ये आपको मध्य प्रदेश में, एमपी में, आपको कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश। तो आपको ये इन स्टेट का भी नाम मालूम होना चाहिए। ठीक, और इंडिया में अब तक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो 140 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही बचे हुए हैं अब तक, और लेसर फेलोरिकन जो हैं वो 1000 से कम है। ठीक, तो स्टार्टमेंट 1 भी सही है। और यहाँ पर ग्रेट इंडिया बस्टर्ड जो है बहुत लार्जेस्ट बर्ड है, इंडिया बहुत बड़ा इनके आकार देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े आकार के होते हैं, और ये केवल इंडिया में ही पाए जाते हैं, ओनली इन इंडिया। और इनको, इसके पीछे हम क्यों पढ़े, सबसे बड़ी बात ये आप ये समझिए, इनको क्यों हम कंजर्वेट करना चाहते हैं, क्यों इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको कंजर्वेट किया गया, सुप्रीम कोर्ट को क्यों आना पड़ा। तो ये कोई भी स्पीसीज एक गुण रखती है, ठीक ना, कैरेक्टर होता है। और ये जो स्पीसीज है ये कहाँ रहती है, ये स्पीसीज ग्रास लैंड हैबिटेट है, और जब ये ख़त्म हो रहे हैं तो इसका मतलब कि जो ग्रास लैंड है ये हेल्दी नहीं है। तो ग्रास लैंड हेल्दी नहीं है, तो ग्रास लैंड अगर हैबिटेट यानी ग्रास लैंड जो अगर हेल्दी नहीं है, तो मतलब कि वहाँ पर इंसान को भी नुकसान होगा। और कोई भी काम ह्यूमन अपने बेनिफिट के लिए ही करता है, अगर ह्यूमन को बेनिफिट नहीं होगा तो वो कभी कोई काम करेगा ही नहीं। ह्यूमन हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, दूसरे प्रॉफिट के लिए कभी नहीं करता, ये ह्यूमन का नेचर है। तो ह्यूमन, और ये इंडिकेटर हैं कौन, ये जो स्पीसीज और जो भी छोटे छोटे जो पशु पक्षी हैं, सब ह्यूमन के जीवन को इंडिकेट करते हैं कि अब क्या घटना घटने वाली है। तो यहाँ पर देखिए ये एक तरह का इंडिकेटर का काम कर रहा है स्पीसीज, कि ये इंडिकेटर अगर यहाँ पर ग्रास लैंड खराब है तो उनका पहले सबसे प्रॉब्लम इन्हीं को होगा। तो ग्रास लैंड हैबिटेट, ये ग्रास लैंड जहाँ पर रहते हैं वो इनका रहने का ही सर्वाइव करने में प्रॉब्लम, मतलब कि हेल्दी ग्रास लैंड नहीं है, ग्रास लैंड जो हेल्दी नहीं है। तो अब हेल्दी ग्रास लैंड नहीं है तो इनको क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है ग्रास लैंड में, जो कि इंसान के भी, ह्यूमन के भी हेल्थ को नुकसान पहुँचाएगा। इसीलिए इनको सुप्रीम कोर्ट और इन एजेंसियों को आना पड़ा इनको बचाने के लिए। अब देखिए टाइगर प्रोजेक्ट भी चलता है, एलिफेंट प्रोजेक्ट भी चलता है, सब प्रोजेक्ट के इसीलिए चलता है ताकि ह्यूमन अपने लाइफ को बचा सके। उनसे प्यार थोड़ा नहीं है कि एलिफेंट को इतना पैसा खर्च करके कोई बचाने जाए और लायन को ना, सिर्फ ह्यूमन अपने आप के लिए सब कुछ करता है। ठीक, तो यहाँ पर अब देखिए इनका पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का कारण यही है कि इनका जो राजस्थान में मेनली रूप से पाए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हुआ कि इनका ग्रास लैंड जो है बहुत तेज़ी से, और यही नहीं इनके सेमी एराइड हो गया, वहाँ पर सूख गया रीजन जो, और यहाँ पर इनके जो इग हैं, इनके बच्चे हैं, इनको बच्चे वहाँ पर नहीं रह पा रहे हैं, सुरक्षित नहीं रहे, सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। तो क्या होता है कि इनके बच्चे को कुछ डॉग, परीक्षा में पूछ देगा कि कौन कौन इनके नुकसान कर रहे हैं, तो डॉग भी है और एक लिजर्ड है, मॉनिटर लिजर्ड। ठीक, और ह्यूमन तो है, ये ह्यूमन तो हर इन्वायरमेंटल कॉज में है, यानी कि इन्वायरमेंट का कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो ह्यूमन को तो पहले आपको टिक मारना है। तो ह्यूमन भी हैं एंड मोर।
ठीक। तो यहाँ पर और इलेक्ट्रिक लाइन जो बहुत ज़्यादा बिछा दी गई उसके कारण इन लोग का डेथ हुआ। तो यहाँ पर रीजन आपको ये 3-4 रीजन आपको दिमाग में होना चाहिए। कौन कौन? डॉग, लिजर्ड, वुमेन तो सबके लिए होता है, और इनका डेथ हो रहा है क्यों? इलेक्ट्रिक लाइन बहुत ज़्यादा मात्रा में रैपिड रूप से यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक लाइन को बिछाया गया है। तो ठीक, तो स्टार्टमेंट यहाँ पर ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। लेंगकारापुंग केव, लेंगकारापुंग केव was in news due to discovery of the world oldest no figurative cave painting dating back 51,200 year. This cave is located in, तो यहाँ पर लिंग करमपुंग केव है, ये लिंग करमपुंग केव है। ये केव का डिस्कवर किया गया कि वो ये दुनिया का सबसे पुरानी केव पेंटिंग है। और कितना वर्ष पुरानी है? तो 51,000 पुरानी केव। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये अभी आप न्यूज़ में पिछले वीक में रहा, तो ये इंडोनेशिया में लोकेटेड है। और यहाँ पर इस पेंटिंग में आप देखेंगे तो जो पेंटिंग है, तो इस पेंटिंग में अब जैसे अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं, या तो हम लोग अपने यूपी में, अगर हम यूपी कहते हैं, यूपी मध्य प्रदेश में, और देखते हैं पेंटिंग का हम लोग कहाँ पर? भीमबेटका, पैलियोलिथिक एज। कौन सा? पैलियोलिथिक एज में हम अगर देखते हैं, पैलियोलिथिक एज में हम देखते हैं तो भीमबेटका जो है, भीमबेटका, ठीक, भीमबेटका जो एमपी में पाया जाता है उसको हम ओल्डेस्ट पेंटिंग बोलते हैं इंडिया में। लेकिन ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग है, इसको याद कर लीजिए। और ये देखिए, इसमें सबसे क्या है कि इसमें ये जो इंडोनेशिया के कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया आइलैंड के सुलावेसी को भी परीक्षा पूछा सकती है, याद करिए, इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड में इसको मिला है। सुलावेसी जगह जो है इंडोनेशिया आइलैंड का, वहाँ पर मिला है, ठीक। और ये पेंटिंग कितनी पुरानी है? तो 51,200 ईयर पुरानी है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर न्यू टेक्निक का यूज किया गया इसको डिस्कवर करने, इस पेंटिंग को, अगर इसको पेंटिंग का टाइम लाइन जानने के लिए कि कितना पुरानी है, न्यू टेक्निक, कौन सा टेक्निक का यूज किया गया? तो यूरेनियम का क्या लिया गया? तो यूरेनियम और थोरियम, ठीक, यूरेनियम थोरियम का रेशियो से यूज किया गया है। यूरेनियम थोरियम का आइसोटोप लिया गया है, इसका पेरेंट आइसोटोप और थोरियम का डाटर आइसोटोप, ठीक। और इनका रेशियो से इनको यूज किया गया। तो परीक्षा में पूछ जाएगा किस टेक्निक के यूज के द्वारा किया गया, तो आपको मालूम होना चाहिए थोरियम और यूरेनियम से। बस इतना अगर याद रहे कि थोरियम और यूरेनियम के रेशियो से न्यू टेक्निक को यूज किया गया है, उससे ये पता किया गया। और इसमें क्या मिला है इस पेंटिंग में? तो इस पेंटिंग में हमको पिग जो पार्सली अपना मुंह खोली हुई है, ठीक, और 3 पार्ट ऑफ ह्यूमन एनिमल स्टिक फिगर, ठीक। तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें हैं। एनिमल स्टिक फिगर है, पिग यानी सुअर का जो हाफ आधा मुंह खुला हुआ, और ह्यूमन 3 पार्ट में ह्यूमन मिले हैं, ठीक। तो ये आपका, और यहाँ पर कहाँ पर लोकेटेड है? तो आपको ये लोकेटेड है इंडोनेशिया में और सुलावेसी आइलैंड में, ठीक। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statement correct about the Shanghai Cooperation Organization, SCO? तो इससे SCO हमारे पिछले वीक में न्यूज में रहा है, ठीक है। तो संघाई कॉरपोरेशन जो है, यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला स्टेटमेंट है, इट वाज फॉर्म एज द संघाई 5 इन 1966, करेक्ट है। अफगान एंड मंगोलिया हैड परमानेंट मेंबरशिप नहीं, अफगान एंड मंगोलिया परमानेंट मेंबरशिप नहीं है, ये ऑब्जर्वरी है, परमानेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशन में रखा गया इनको। इट इज ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच डील विद द सिक्योरिटी इशू द एशियन कंट्री, ये भी करेक्ट है, ठीक। लेकिन ओनली जो बात किया, केवल सिक्योरिटी इशू के लिए नहीं, केवल सिक्योरिटी, हाँ, सिक्योरिटी ओनली इंटरनेशनल डील विद द सिक्योरिटी इशू। अब यहाँ पर बात यह है कि सिक्योरिटी इशू के लिए क्यों, तो ये बनने का रीज़न इसका अगर मालूम चल जाए तो यहाँ पर देखिए, जब रसिया का विघटन हुआ था 1991 में, जब रसिया ब्रोक आउट हुआ 15 कंट्री में, 15 कंट्री में रसिया का ब्रेक हुआ, तो उसी के टाइम को सिक्योरिटी प्रोवाइड, उसी को अपने रसिया और चाइना 5 जो हैं, 5 राज्य जो हैं, 5 कंट्री मिलके इनका स्थापना करती है। किस लिए? तो सिक्योरिटी के लिए, ताकि एशिया में और कोई कंट्री दबा न बढ़े,
एशिया में किसी कंट्री, जैसे आपका अमेरिका का कार्ड, यूएसए का कार्ड आपका रसिया का विक्टन होता है, ठीक। जब रसिया का विक्टन होता है तो वहाँ से ये कहानी है, इसीलिए सिक्योरिटी इशू यहाँ पर, तब इस यानी थर्ड इज करेक्ट, ठीक, थर्ड इज करेक्ट। अब यहाँ पर फोर्थ स्टार्ट में इंडिया वाज द गिव द फुल टाइम मेंबरशिप इन टू, नहीं, इंडिया शुरू से ही है, 1991 से ही है, ठीक। जबकि इसका 96 में था, इंडिया 99 से मेंबर नहीं, इससे जुड़ा हुआ है। उसको भी कंसर्न था कि कुछ न कुछ ऐसा सोल्यूशन निकले जिससे हम लोग की सिक्योर रहें। तो इसमें सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी इज करेक्ट ऑप्शन ओनली, ठीक। सी कैसे सही होगा, ओनली सिक्योरिटी इशू नहीं था इस यहाँ पर। तो खुद सोचिए कि वहाँ पर डिस्क्रेट कर रहा है, मतलब कि यूएसएसआर ब्रोक हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए इसको काम किया है। तो सिक्योरिटी इशू नहीं, इसको पूरा, ये तो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट होगा, बी इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आपको हमको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए संघाई कॉर्पोरेशन समिट हुआ था, तो कहाँ पर हुआ, तो कजाकिस्तान कैपिटल अस्थाना में। तो कहाँ पर हुआ, तो ये देख लीजिए मैप में आप खोल कर, कजाकिस्तान आपका रसिया के पास में है, और क्या बोलते हैं, ठीक, आपका एसपीएन सी आप देखेंगे वहाँ पर ही कजाकिस्तान है, ठीक ना। इसका अस्थाना में हुआ था, और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद यहाँ पर गए थे, और यहाँ पर चाइनीज फॉरेनर, चाइनीज के जो फॉरेन मिनिस्टर है वांग ई, कभी कभी पूछ देता है कि कौन चाइना से आया था, कौन कहाँ का था, तो आपको याद नहीं होता चाइना का कौन था, तो फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, तो वांग ई, ठीक ना। ये 2 दिन की समिट थी, ये बायलेटरल डिस्कशन हुआ, और ये CSO तजिकिस्तान। और यहाँ पर एक नया चीज़ हुआ कि ये न्यूज में इसलिए संघाई कॉर्पोरेशन की, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक नए मेंबर को इसमें सबमिट किया है, एक नया मेंबर को किया है, ठीक। तो नया मेंबर कौन है, युगांडा, युगांडा नहीं, अरे बेलारूस को इसमें जगह दिया गया है, एक नया मेंबर को ऑर्गेनाइजेशन में लाया गया है बेलारूस को, युगांडा याद आ रहा है, ठीक ना, बेलारूस को। तो बेलारूस देखिए, बेलारूस को इसमें एक नया मेंबर दिया गया है, ठीक। और इससे मेंबर की संख्या इस समय बढ़ गई है, और ये पहले 5 मेंबर होते थे, तो 5 के बाद ये 9 हो गए, ठीक ना, कितना हो गए, 9, 5 के बाद ये 9 हुए। और यहाँ पर अगर शुरुआत में देखा है तो 1996 में जब इसको बनाया गया तब 5 मेंबर थे, कौन कौन से, चाइना था, रसिया था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, तजिकिस्तान था। तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट है, ठीक। तो 5 मेंबर। और ये इसका रीजन क्या था, तो इसका रीजन था वही कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इनटू 15 इंडिपेंडेंट कंट्री 1991। और इससे क्या हुआ कि इससे बहुत रीजन में बहुत जो एरिया था वहाँ पर एक फियर आ गया, फियर आने का कारण हुआ कि यहाँ पर रिलीजियस और इथनिक ग्रुप में टेंशन बढ़ने लगा। और देखिए इसी रिलीजियस और इथनिक टेंशन बढ़ने लगा, तो इसी को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर क्या हो कि ये ग्रुप का हुआ कि भाई इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको क्या करते हैं यहाँ पर संघाई। अब यही संघाई कॉर्पोरेशन फिर चेंज करता है अपने आप को कब, 2001 में। और 2001 में क्या होता है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आता है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आता है, और उज्बेकिस्तान को अपने अंदर फिर ज्वाइन करके 6 मेंबर हो जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में 9 मेंबर हैं। अब एक को फिर आ गया कौन, बेलारूस, याद कर लीजिए बेलारूस। तो अब 10 मेंबर हो गए। परीक्षा में पूछा कितना मेंबर, तब बेलारूस। और कब बेलारूस को जोड़ा गया है, तो आप याद कर लीजिए 2024 बेलारूस को ज्वाइन किया गया है, ठीक। तो इट हैड द 9 मेंबर, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। देखिए पाकिस्तान और इंडिया और चाइना, तो पाकिस्तान है इसका मेंबर, ठीक ना। तो बार बार अगर देखिए पाकिस्तान इसका मेंबर है, पाकिस्तान और इंडिया जब भी परीक्षा में आता है तो पाकिस्तान और इंडिया मेंबर है कि नहीं, तो ये संघाई कॉर्पोरेशन का पाकिस्तान इंडिया है मेंबर। अफगानिस्तान और मंगोलिया दोनों ऑब्जर्वर स्टेटस में है, ठीक ना। तो स्टेटमेंट इज सेकंड करेक्ट है। संघाई इज वन ऑफ द फ्यू इंटरनेशनल बॉडी विद सिक्योरिटी मैटर कॉर्पोरेशन इन एशिया, हेंस स्टेटमेंट इज नॉट थ्री इज नहीं करेक्ट है, ठीक ना। कि और भी हैं, केवल यही नहीं है, समझ ये प्रॉब्लम हो गया था, केवल यही नहीं है, और भी इंटरनेशनल बॉडी हैं जो सिक्योरिटी मैटर को एशिया में देखती है, ठीक। 2017 इंडिया और पाकिस्तान क्या हुआ, 2017 में इनको ज्वाइन किए, कब किए, तो इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन संघाई कॉर्पोरेशन इन 2017, 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही ज्वाइन किए हैं। लेकिन आपको ये भी मालूम है इंडिया का जो मेंबरशिप परमिट जो है ये 91 से चल रहा था, लेकिन इसको पर्टिकुलरली कनेक्ट वो नहीं किया गया था कि इंडिया है इसका मेंबर, बस। और बाहर से रसिया के कारण, रसिया ही इसका वो था, चाइना इसको नहीं चाहता था। चाइना चाहता था कि जब इंडिया ज्वाइन करे तो पाकिस्तान भी ज्वाइन करे, तो वही चल रहा था प्रॉब्लम। इट आल्सो इम्पॉर्टेंट मेंटेन द कम्युनिकेशन विद सिग्निफिकेंट इंटायर द रीजन अबाउट द सिमिलर सिक्योरिटी। तो अगर इसका ठीक ना, तो आपको ये मालूम चाहिए, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरियल फॉरेस्ट एंड टुंड्रा इकोसिस्टम आर नेचुरली फाउंड इन। तो ये दो इकोसिस्टम की बात कर रहा है, एक बोरियल फॉरेस्ट है और एक टुंड्रा है, तो टुंड्रा इकोसिस्टम है। तो ये कहाँ पर फाउंड होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ये दिया गया है, ट्रॉपिकल मानसून रीजन, कहाँ पर, ट्रॉपिकल मानसून रीजन, टेम्परेट रीजन, आर्टिक रीजन, इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट रीजन आपको मालूम होना चाहिए कि कितना से, तो 10 डिग्री से साउथ से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ तक होता है, ठीक ना। और यहाँ पर क्या करा, टुंड्रा इकोसिस्टम, टुंड्रा इकोसिस्टम यहाँ पर नहीं पाया जाता है, ठीक। और टेम्परेट रीजन का आपको मालूम है, टेम्परेट रीजन कहाँ से कहाँ तक होता है, ये ट्रॉपिकल मानसून रीजन। तो ट्रॉपिकल मानसून रीजन आपका देखा जाए अगर वास्तव में, तो 10 डिग्री से लेके, ठीक, और कहाँ तक जाएगा, तो आपका 23.5 तक जाएगा। और टेम्परेट रीजन आपका 23 से 66 डिग्री तक जाता है, 66 नहीं तो एक तरह से 40 जाता है, ठीक ना। अब अगर आप ज्योग्राफी को ध्यान से देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी में तो तीन जोन 4 जोन में डिवाइड कर, तो ये आर्टिक रीजन का है। आर्टिक रीजन कितना है, तो 66.5 से 90 तक, 90 डिग्री। इस डिग्री में आपका ये इस रीजन में, ये पोल के पास में है। अगर ये ग्लोबल मैप, अगर आप ग्लोब को देखते हैं, अर्थ के ग्लोब को, तो ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो ये देखिए, ये आपका इक्वेटोरियल जोन, ट्रॉपिक है कैंसर, और यहाँ पर आपका ये आर्टिक जोन है, देखो, ठीक, ये वाला, ठीक। तो इस जोन में आपका टुंड्रा इकोसिस्टम जब भी पूछा जाता है, आपको मालूम है टुंड्रा इकोसिस्टम इसी में पाया जाता है। अब बोर रियल फॉरेस्ट भी इसी में है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये न्यूज में क्यों था। स्मोक फार्म बर्निंग वाइल्ड लाइफ हैज बी वंस अगैन स्काई एबव द आर्टिक। तो आर्टिक रीजन में जो है स्मोक आ गया, किससे, वाइल्ड लाइफ बर्निंग से, यानी वहाँ पर वाइल्ड लाइफ फायर, वाइल्ड फायर आ गई, जंगल में आग लग गई है। ये थर्ड टाइम हुआ है 5 साल में, और हाई एंड बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर फायर हुआ इस रीजन में। और यहाँ पर ये मेजोरिटी फायर रीजन है कौन, साक, रसिया। 160 वाइल्ड फायर बर्न आउट द थ्रोली 46,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड का, समझ रहे हैं, 24 जो अकॉर्डिंग रशिया न्यूज एजेंसी के द्वारा। वाइल्ड फायर हैव लॉन्ग बीन पार्ट ऑफ आर्टिक बोर फॉरेस्ट, स्नो फॉरेस्ट और टुंड्रा। ये रीजन, इस इकोसिस्टम में आपका वाइल्ड फायर बहुत ही लॉन्ग पार्ट से चल रहा है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है, ठीक ना। इसका रीजन क्या है, कि रीजन ये है ग्लोबल वार्मिंग सब क्योंकि वहाँ पर क्या है कि जो वार्मिंग है 4 टाइम रेट से बढ़ गया है, टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ गया है। जबकि हम लोग का क्या है कि टेम्परेचर 1.5 तक ही रखना है, लेकिन ये नहीं हो रहा है, ठीक ना। ये एवरेज अगर देखा जाए 1980 से देख रहे हैं, तो आर्टिक में क्या एवरेज कितना, 3 डिग्री एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है, 3 डिग्री, ठीक ना, 1980 से। और हम, ठीक, तो वहाँ पर अगर रीजन पूछा जाए परीक्षा में किस टाइम, तो 4 टाइम रेट का हुआ, प्लैनेट का रेट क्या हुआ, 4 टाइम वार्मिंग रेट बढ़ गया है पृथ्वी का, टेम्परेचर राइज हो गया है, ठीक। तो ये आपका रीजन है टेम्परेचर राइज होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to project Nexus, consider the following statement. It seeks to enhance the cross-border payment by the connecting the multiple domestic instant payment system IPS globally. It सेकेंड स्टार्ट में, इट कंसेप्चुलाइज बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, करेक्ट है। ये आरबीआई के द्वारा नेक्सस प्रोजेक्ट लाया गया है, ठीक। तो ये तो करेक्ट है, अभी पिछले वीक में न्यूज़ में था। और इंडिया में जो है आरबीआई के द्वारा लाया गया, लेकिन इंडिया में आरबीआई के द्वारा तो लाया गया, क्योंकि आरबीआई ही तो इंडिया का क्या है, मेन बैंक है,
बैंकों का बैंक बोला गया है, तो आरबीआई ही परमिशन देगा तभी कोई सेटलमेंट होगा, इसके नहीं। तो आरबीआई क्या करेगी, उसको ज्वाइन करेगी। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लाया गया है, क्या, प्रोजेक्ट नेक्सस, जिसको आरबीआई ने ज्वाइन किया है। क्या किया है, ज्वाइन। लेकिन इंडिया में लाने अगर पूछ दिया इंडिया में कौन लाया, तो इंडिया में आरबीआई की परमिशन के बिना नहीं होगा, ठीक। तो ये कॉन्सेप्चुलाइजेशन बाय यानी यानी क्या आरबीआई का कॉन्सेप्ट है, तो नहीं, ये आरबीआई का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट है, ठीक। अगर कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो ये नहीं है, कॉन्सेप्ट आरबीआई का नहीं है, ठीक। लेकिन ये आरबीआई ही इंडिया में लेके आई है। और किस लिए, क्यों, किसके माध्यम से लाई, तो ज्वाइन किए कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, जो प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया, प्रोजेक्ट नेक्सस को। ये प्रोजेक्ट नेक्सा जो है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी मल्टीपल डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट, तुरंत पेमेंट होगा डोमेस्टिक पेमेंट में, ठीक ना, ये प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट को कौन लेके आया है, तो इस प्रोजेक्ट को BIS लेके आया, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। तो BIS का ये प्रोजेक्ट है, और ये BIS का क्या है, कॉन्सेप्चुलाइज, BIS का एक कंसेप्ट है, ठीक। BIS के द्वारा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इस आरबीआई ने BIS को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है BIS का है, ठीक ना। और आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन कर लिया। और इसमें नेक्सा क्या करेगा, परीक्षा में पूछेगा, तो ये क्या करेगा, क्रॉस बॉर्डर सेटलमेंट के लिए डोमेस्टिक इंस्टेंट, यानी कोई अमेरिका से, चाहे कोई आपका मान लीजिए कोई अमेरिका गया है, अमेरिका से अगर पैसा भेजा तो तुरंत इंस्टेंट पेमेंट, तुरंत डिले नहीं होगा, तुरंत पेमेंट हो जाएगा इसके, ठीक। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में वही चीज़ है जो मैं आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर आरबीआई है द ज्वाइन द प्रोजेक्ट नेक्सस, ये मल्टीपल नेशनल इनिशिएटिव है, इन्हें द क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम। प्रोजेक्ट नेक्स्टा इज कंसोलाइज्ड बाय द इनोवेशन हब ऑफ द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, seek enhance the cross-border payment by connecting the multiple domestic instant payment system globally. It is a first bank bank for the international innovation hub project in the payment area to move toward the live implement। तो ये क्या है कि BIS का फर्स्ट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का ये फर्स्ट इनोवेशन हब प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर इंडिया में क्या होगा, तो इंडिया में ये यूनिफाइड पेमेंट जो UPI, और मलेशिया का क्या है FPS, फिलीपीन, सिंगापुर एंड थाईलैंड विल बी इंटरलिंक थ्रू द नेक्सस। अब सोचिए यहाँ कितने कंट्री यहाँ से कनेक्टेड हो रहे हैं, फिलीपीन हो रहा है, सिंगापुर भी होगा, थाईलैंड भी होगा नेक्सा के। गोइंग हेड द प्लेटफॉर्म कैन बी एक्सटेंड टू द मोर कंट्री, और आने वाले टाइम में बहुत सारे कंट्री में ये कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभय मुद्रा। अभय मुद्रा क्वेश्चन नेक्स्ट है, द अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा एंड ध्यान मुद्रा वाज रिसेंटली इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विथ। तो ये जो मुद्राएं किससे एसोसिएटेड है, कौन दिया, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा किससे एसोसिएटेड हैं, ये ऋग्वेद से नहीं, जैनिज्म नहीं, सिखिज्म नहीं, बुद्धिज्म। ये बुद्ध जी का ये जो तपस्या करते थे, ध्यान मुद्रा, जब बुद्ध जी योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो उनका ये मुद्रा है, ठीक ना। तो ये बुद्धिज्म का मुद्रा है, ठीक ना। तो आपको आप बुद्धिज्म पढ़ते हैं तो उसमें आपको एशियंट हिस्ट्री में मिलता है। तो ये न्यूज में इसलिए है कि न्यूज में अभी पार्लियामेंट के टाइम, पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के द्वारा ये इस गेस्चर के, अभय मुद्रा के गेस्चर के बारे में बात किया गया था कि ये, तो उसी से ये क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to epilepsy, consider the following statement. It is a condition to lead the recurring the seizures case by abnormal electrical activity in brain. Abnormal electrical activity brain में हो रहा है। This disease has the fixed identifiable cause in approximate all of all cause. Currently no anti-seizure medicine are available in the market। अब सोचिए इसका एपिलेप्सी जो है एक डिसीज है, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक। और बोल रहा है कि इसके लिए कोई भी एंटी-सीजर मेडिसिन नहीं है, तो गलत बोल रहा है, मेडिसिन है। और ये फिक्स डिसीज है द फिक्स आइडेंटिफिकल कॉज अप्रोक्सीमेट ऑल केस, और सभी केस में ये इसका आइडेंटिटी हो जाता है, तो नहीं, अप्रोक्सीमेट सभी केस में नहीं हो रहा है, ठीक।
क्योंकि ये प्रॉब्लम ब्रेन में एक्टिविटी के कारण है। तो ब्रेन एक्टिविटी में जब तक ये आपको दिखाई नहीं देगा तब तक नहीं पता किया जा सकता कि आपको इपिलेप्सी है। ठीक, तो ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है ना, तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ओनली वन इज करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो न्यूज में क्यों था कि यूके बेस टीन एजर और ओरान क्नोल्सन, तो आपको ये यूके का परीक्षा में पूछ जाएगा कहाँ का ये प्रॉब्लम है, तो यूके का कौन है, तो ओरान नोवेल्सन। ठीक, ये पहला पर्सन जो है वर्ल्ड में बना है इस डिसीज से, और ये एपिलेप्टिक डिसीज। तो इसमें क्या हुआ है कि ये फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड फिल्टेड विद द ब्रेन implant into help the bring his epileptic seizures under control. Epilepsy condition has led to increase the size. See a person experience jerking of arm and leg, temporary confusion, staying speech, stiff muscle caused by the abnormal electrical activity in the brain. ठीक, तो पहला स्टेटमेंट इसलिए करेक्ट है। डिसेज है तो नो आइडेंटिफिकेशन कॉज ऑफ 50% केस है। 50% केस में इसका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक, और इसके लिए मार्केट में 2022 से ही है, क्या है इसका एंटी सीजर मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है ना, 2022 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव द कंडक्ट टेस्ट नेम वाशंगपो 11 DA.5। तो ये आपको की वर्ड है, ये आपको याद होना चाहिए। वाशंगपो DA4.5। तो कौन विथ साइमल्टेनियस हैवी वार हेड टू वेरीफाई फ्लाइट स्टेबिलिटी एंड एक्यूरेसी। ये कौन सी कंट्री है, आप खुद सोचिए। तो अभी हम लोग क्या हो रहा है कि रसिया और यूक्रेन में वार हुआ, तो रसिया और साउथ कोरिया एक साथ आए हैं, और जब एक साथ आए हैं, ठीक ना, अभी हाल ही में न्यूज में था, तब नॉर्थ कोरिया को प्रॉब्लम हुआ है, तो नॉर्थ कोरिया इसको कंडक्ट कर रहा है। कौन, नॉर्थ कोरिया। तो आपको याद रखना नॉर्थ कोरिया। ठीक, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो नॉर्थ कोरिया said successfully test the new tactical ballistic missile capable for carrying super large warhead. ठीक, Pyongyang state that test known as the Wangsanpo 11 DA45 were performed with simultaneous heavy warhead to ensure the flight stability and accuracy. The paper did not go into the detail about the simultaneous warhead characteristics. ठीक है ना, ये क्या है, प्लास्टिक मिसाइल डिपेंड ऑफ द डिजाइन कैरी बोथ कन्वेंशन हाई एक्सप्लोसिव एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल न्यूक्लियर पेलोड। और यहाँ पर एक और रीजन है कि यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन है, नॉर्थ कोरिया को प्लास्टिक मिसाइल प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए मल्टीपल टाइम रिस्ट्रिक्शन लगाया था कि ये अपना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी न बढ़ाए, लेकिन वो नॉर्थ कोरिया ने कर लिया। ठीक, और ये क्या हुआ, चलता रहता है। ठीक है ना, जी इज करेक्ट, यही सब चलता रहता है। यूएन मना करता है, यूएन का मतलब ही कोई नहीं रह गया है प्रेजेंट टाइम में देखा जाए। यूएन कहता है युद्ध मत करो, युद्ध हो रहा है हर जगह, वही तो चल रहा है। आपको आप चाहे आप गोल्फ कंट्री को देख लीजिए, चाहे आप कहीं भी देखिए, पूरा वर्ल्ड में यूएन का कोई मतलब ही नहीं है, सब लड़ रहे हैं अपने में। कहीं पीस, यूएन बोलता है पीस स्टेबलाइज करने का, कहीं कुछ नहीं, सब अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, जो अमेरिका चाहेगा वही होता है, बस खत्म। विथ रेफरेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस डू आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। L1 आदित्य जो इसरो के द्वारा भेजा गया है, ठीक है ना, उसके बारे में स्टेटमेंट है। इट हैड फेल टू कंप्लीट इट फर्स्ट हैलो ऑर्बिट अराउंड द अर्थ सन अर्थ L1 पॉइंट। तो यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि फेल हो गया, क्या ऐसा हो सकता है? तो ये बात बोल रहा है फेल हो गया, तो ये गलत बोल रहा है। L1 हम लोग का आदित्य L1 जो फेल ही नहीं हुआ है। द व्हीकल PSLV C57 आर यूज टू पायलट द सेटेलाइट पैसेजेस इनटू द टेंडेंट ऑर्बिट। ये करेक्ट है, हम इस PSLV C57 का यूज किए थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 मिशन डू नॉट इंक्लूड द मैग्नेटिक फील्ड मेजर इनटू सोलर कोऑर्डिनेट। मैग्नेटिक फील्ड हम किस लिए भेज रहे हैं, वहाँ नौटंकी करने के लिए थोड़ा नहीं, ठीक, गलत है। हम हर चीज़ मेजर करने के लिए, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए भी भेज रहे हैं,
ठीक। तो इसमें केवल 2 ही करेक्ट है, यानी सेकंड करेक्ट, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन में हम अगर देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में जो सोलर मिशन है, इंडिया का फर्स्ट सोलर मिशन आदित्य L1 है, आपको याद कर लीजिएगा, तो ये ठीक बहुत परीक्षा में आएगा। और ये अपना कंप्लीट किया है, फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन, तो पहला अपने सन के चारों तरफ ये घूम चुका है, और L1 पॉइंट, तो स्पेस एजेंसी शायद, ठीक ना। तो ये ठीक, आदित्य L1 मिशन विद इंडिया सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्ग रेंज पॉइंट L1 वाज द लॉन्च। आपको पूछेगा लॉन्ग रेंज पॉइंट क्या है परीक्षा में, तो आपको मालूम होना चाहिए। और इसको 2023 में सितंबर 2023 को भेजा गया था, किसका यूज करके, तो PSLV C57, याद कर लीजिए सितंबर 2023 में 2 सितंबर को, तो अगर 2 सितंबर ना भी याद रहे लेकिन 23 याद होना चाहिए, ठीक। किसके द्वारा, तो PSLV C57 का यूज करके हम लोग इसको प्लेस किए थे। और ये टारगेट हेलो ऑर्बिट कब था, तो 6 जनवरी, इंसर्ट कब हुआ था ये, तो 6 जनवरी 2024 को, तो 6 जनवरी को ये पहुंच गया था अपने टारगेट पॉइंट पर, हेलो ऑर्बिट पर। वहाँ हेलो ऑर्बिट पर क्या हुआ कि अब जाके वो कंप्लीट किया है, ठीक ना, फर्स्ट हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन। अकॉर्डिंग टू इसरो बोल रहा है कि L1 स्पेस क्राफ्ट हेलो ऑर्बिट टेक 178 डे टू कंप्लीट द रिवोल्यूशन अराउंड द L1 पॉइंट। तो जो L1 पॉइंट पर भेजा गया था उसके पॉइंट के चारों तरफ घूमने में इसको 178 डे लगे हैं, एक रिवोल्यूशन पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में। और वो जब इसके चारों तरफ घूम रहा था तो बहुत सारे फोर्स वहाँ पर काम कर रहे थे, ठीक है ना। अब इसका मिशन का रीजन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, उसमें पूछा गया ये क्या है, वहाँ के सोलर का जो अपर एटमॉस्फेयर है, यानी सूर्य का जो बाहरी एटमॉस्फेयर है, जिसको हम क्रोमोस्फीयर और कोरोना बोलते हैं, उसका स्टडी करने के लिए इसको भेजा गया है, ठीक। क्रोमोस्फीयर कोरोनल हीटिंग फिजिक्स ऑफ पार्टिकल आयोनाइजेशन प्लाज्मा क्या, वहाँ पर किस प्रकार का इनिशिएट इन कोरोना मास इजेक्ट एंड फ्लेयर अप। और इसका इन साइट पर देखिए, इन साइट पार्टिकल प्लाज्मा इन्वायरमेंट डेट ऑफ स्टडी ऑफ पार्टिकल डायनेमिक ऑप्शन फिजिकल ऑफ द सोलर कोरोना एंड हीटिंग मैकेनिज्म डायग्नोसिस द कोरोनल एंड कोरोनल लूप प्लाज्मा टेम्परेचर वेलोसिटी डेंसिटी, सोचिए हर कुछ ही, किसी भी चीज़ को वहाँ पर नहीं छोड़ा गया है। डेवलप द डायनामिक एंड ओरिजिन ऑफ CME, ठीक। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को भी, मैग्नेटिक फील्ड टोपोलॉजी एंड मैग्नेटिक फील्ड मेजरिंग इन द सोलर कोरोना, तो यहाँ पर जो सन का जो कोरोना वाला एरिया उसमें इसको मैग्नेटिक फील्ड को भी मेजर करने के लिए भेजा गया। तो अगर आपसे कोई कुछ भी पूछते वहाँ पर सोचिए उसका विंड को भी हम कर रहे हैं कि किस तरह का विंड, वेदर, हर तरह का हम वहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा है। जब हम L1 पॉइंट पर जा रहे हैं और इतना मेहनत से भेजा गया तो हम किसी चीज़ को वहाँ पर छोड़ेंगे कि इसको ना ये हम स्टडी करें, तो वहाँ पर किसी भी पॉइंट को हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, निकरा जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या, परीक्षा में पूछ जाएगा निकरा का फुल फॉर्म, तो आपको याद होना चाहिए नेशनल इनिशिएटिव ऑन द क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये पूछा गया है, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो चलिए, टू इनहेंस द रियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कवरिंग द क्रॉप स्टॉक एंड फिशरीज, ठीक। पूरा ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ना, आगे ऑप्शन, अरे यार ऑप्शन हुआ कहाँ, तो सभी ऑप्शन दिखाई देने लगा। तो देखिए इसमें, हाँ, इनहेंस द रेजिलियंस ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर कॉर्प, किसको, कॉर्प को भी कवर कर, लाइफ स्टॉक और फिशरीज, करेक्ट, ये एकदम करेक्ट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है। टू डोमेस्टेट साइट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पैकेज ऑफ फार्मर फील्ड फॉर अडाप्टिंग टू करेंट क्लाइमेट रिस्क, तो यहाँ पर क्या है कि साइट के बारे में जो टेक्नोलॉजी को हम कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में लेने और उस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम ये अडाप्ट, ये पता कर सके यहाँ पर जो फील्ड है यहाँ पर
कितना क्लाइमेट रिस्क हो सकता है, यानी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्लाइमेट रिस्क जाने, ताकि हम एग्रीकल्चर या लाइफ स्टॉक जो भी है, फिशरीज है, उसको हम उसमें किस तरह से उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकें। तो ये भी करेक्ट है। डबल फार्मिंग इनकम बाय द 2025 नहीं, इनकम फार्मिंग डबल 2025 नहीं है। टू इनहेंस द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द साइंटिस्ट एंड अदर स्टॉक होल्डर इन द क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एप्लीकेशन, करेक्ट। ठीक, तो कौन कौन, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। द यूनियन गवर्नमेंट launched the framework to promote the climate resilient agriculture in 50,000 village in climate spectacle region। ठीक, इंडियन एक्सप्रेस में ये दिया गया है, इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, इंडियन एक्सप्रेस बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या इफोर्ट, तो इफोर्ट टू पार्ट ऑफ द नेशनल वाइड क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम दैट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इंटेंड टू लॉन्च the part of 100-day timeline. The ministry tend to promote the climate resilient crop type 50,000 विलेज। आप याद करिए कितने ये प्रोजेक्ट कितने किया गया है, तो प्रमोट 50,000 विलेज में किया जा रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक और बायोटिक दोनों के लिए किया जा रहा है। ठीक, और नेशनल इनोवेशन ऑन ए क्लाइमेट रेसिलेंट एग्रीकल्चर, निकरा इज नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, इकरा का लॉन्च 2011 में ही लॉन्च कर गया निकरा। ठीक, और ये किसका मेन नेटवर्क प्रोजेक्ट है, तो काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, लॉन्च 2011। द प्रोजेक्ट एम टू इनहेंस द रेसिलेंसी ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर टू क्लाइमेट चेंज एंड क्लाइमेट वनरेबिलिटी थ्रू द स्टैटिस्टिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके और को यूज करके इसको हम लोग बढ़िया क्वालिटी अपने एग्रीकल्चर को क्या करना है, इन्हेंस करना है। ठीक, अब इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो इन्हेंस द रेसिलेंशियल ऑफ द एग्रीकल्चर कवरिंग द क्रॉप लाइफ स्टॉक फिशरी टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज थ्रू द डेवलप द एप्लीकेशन ऑफ इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड द रिस्क मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। तो रिस्क मैनेजमेंट भी हमको लेना है भाई, रिस्क हो गया तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, उसका भी तो सोचना है। टू डेमोन्स्ट्रेट द साइट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पैकेज फ्रॉम द फील्ड अडॉप्टिंग द करेंट क्लाइमेट रिस्क। अब टेक्नोलॉजी का पैकेज ऐसे फार्मर को प्रोवाइड करना है टेक्नोलॉजी, जिससे वो जान सके कि यहाँ पर कैसा रिस्क है, क्या यहाँ पर सही है कि नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर सही है तो अपना फसल का उगाई करेंगे, चाहे कोई भी फार्मिंग, चाहे लाइफ स्टॉक हो, चाहे आपका फिशरी जो अभी जैसे भी किसके लिए वो उपयोगी है वो एरिया। इन्हें द कैपेसिटी बिल्डिंग द साइंटिफिक स्टॉक होल्डर एंड क्लाइमेट एग्रीकल्चर रिसर्च एप्लीकेशन, 4 इज करेक्ट। ठीक, तो ये करेक्ट है। ठीक, सी इज करेक्ट। सोर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to aphelion, consider the following statement. The earth has the aphelion is a result of its orbit being the elliptical rather than circular। इलिप्टिकल इसी के कारण, अफेलियन के कारण जो है अर्थ जो है इलिप्टिकल है, नहीं तो ये क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक, ठीक है ना, ये बात तो सही है। अफेलियन अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम सन टू 152.1 मिलियन किलो। ठीक, तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो किसमें, सी इज करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर अपने जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें आपको मालूम चलता है कि अर्थ का जो जिस ऑर्बिट पर चारों तरफ ये घूमती है अर्थ, ये यहाँ पर सूर्य है, सूर्य बीच में नहीं है। अगर देखा जाए तो सूर्य का पॉइंट बदलता रहता है। ठीक, तो वहाँ पर अफेलियन का ज्योग्राफी को एक बार उठाइए, अब देखिए उसमें आपको समझ में आएगा। ठीक ना, अफेलियन उसमें, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम है ना, 1 घंटा हो गया इसी में। ट्रायल द मेटाफोरस द कास्टल एंड इन ए पेनल कॉलोनी आर वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर। तो एक ऑथर की किताब है जिसमें पूछा गया कि इसके द्वारा कौन इसका ऑथर है। ठीक, तो इसका ऑथर फ्रांज कफका एक्सप्रेशन है। फ्रांज कफका शोन ए लाइट थ्रू द स्मोक स्क्रीन ऑफ ब्यूरोक्रेसी टू ले बेयर द डिसोल्यूशन पॉलिटिकल क्लासेज
क्लूलेस अथॉरिटी एंड स्पाइटफुल ऑफिसर। जो फ्रांक कफ्जा का जन्म 1863 में पराग्वे में हुआ है। ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का पार्ट था। कफका स्टार्टेड आउट वर्किंग इन द इंश्योरेंस कंपनी but spent his night and week to writing. His story reflected what he saw, glimpse of the office and overheaded in corridor. ठीक, तो ये इज करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस बस यही है, यहाँ से पूछ देगा बस कौन, इनका नाम दे देगा और ये ट्रायल, मेटाफोरस, कास्ट एंड इन द पेनल कॉलोनी, ये 3 1 2 3 4 चारों का नाम पूछ देगा, कौन राइटर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्लैनेटरी ऑर्बिट। प्लैनेटरी ऑर्बिट के बारे में यहाँ पर बताना है। तो प्लैनेटरी ऑर्बिट अब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी से बहुत सारा क्वेश्चन आया इस बार, पिछले वीक में बहुत सारा न्यूज आया है। द लोवेस्ट एसिलेटिक सिटी मोर इलिप्टिकल द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट। क्या सही है? नहीं। इट आवर प्लैनेट ऑर्बिट वेयर इज परफेक्ट सर्कुलर, द सीजन वुड हैव द सेम लेंथ। परफेक्ट सर्कुलर के कारण क्या है कि सीजन हम लोग का सेम हुआ है, सेम है हम लोग का जो सीजन का लेंथ है। सही बात है, 4 महीना का सभी सीजन है, तो किस लिए? तो सब परफेक्ट सर्कुलर के कारण। किस ऑर्बिट, प्लैनेट का जो ऑर्बिट है जिसके चारों तरफ घूमती है वो परफेक्ट सर्कुलर है। ठीक, तो ये बात सही है, करेक्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ग्रेविटी फोर्स ऑफ द ड्राइव द इलिप्टिकल ऑर्बिट, ग्रेविटी फोर्स। ठीक, हाई इलेक्ट्रिसिटी आर मोर इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक, स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकेंड इज करेक्ट है। ठीक ना, अब इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to battle of Asal, consider the following statement. One of the largest tank battle fought during the India और पाकिस्तान कारगिल वार। बैटल ऑफ असाल जो है कारगिल वार के टाइम एक लार्जेस्ट बैटल है। कारगिल वार 1999 में हुआ था। आप सोच सकते हैं 1999 में हुआ था, तो यहाँ पर ये बकलोली काहे करने आ गया? तो ये गलती है। अब्दुल हमीद ऑन whom the book title भारत का मुसलमान इज बेस्ड ऑन विथ दिस वार, करेक्ट है, तो बी इज करेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर अब्दुल हमीद के बारे में बहुत सारा एक बुक लिखी गई RSS के द्वारा। अब्दुल हमीद जो कि लड़े थे कब? 1965 में अब्दुल हमीद लड़े थे, उस पर एक बुक लिखी गई RSS के द्वारा। तो उसी बुक वो इसीलिए क्वेश्चन में बना है। ठीक ना, अब्दुल हमीद गाजीपुर के थे। तो ये पाकिस्तान आर्मी के साथ लड़े थे और बैटल ऑफ असल। ठीक, वन ऑफ लार्जेस्ट टैंक बैटल ऑफ फाट ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाक वार। ठीक, तो ये RSS स्वयं सेवक चीफ मोहन भागवत। ठीक ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात हो रही है। कंसिडर द फॉलोइंग। बैलेंस पेमेंट पिछले वीक में बहुत न्यूज में रहा कि न्यूज में रहने का रीज़न ये था कि पहली बार इसमें क्या हो कि हम पॉजिटिव में आए हैं। ठीक है ना, बैलेंस पेमेंट हमारा बढ़ गया है। ये करंट बैलेंस पेमेंट वो आर्थिक दात है। ठीक है ना, चलिए पहला स्टेटमेंट, द बैलेंस पेमेंट BOP मैटर बिकॉज इज कैप्चर द रिलेटिव डिमांड रुपीज वाया द डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी। तो ये रिलेटिव डिमांड है। ठीक ना, किसका? फॉरेन करेंसी और रुपीज। इट कंसिस्ट ओनली कैपिटल अकाउंट नॉट करेंट अकाउंट, एज द ओनली कैपिटल अकाउंट डील विद द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टमेंट। क्या यार, इकोनॉमी पढ़ने वाले बच्चों को ये सब मिलेगा क्वेश्चन तो उड़ा देंगे, ये गलत है। ठीक, तो BOP में दोनों होता है। BOP जो बैलेंस पेमेंट है, ये बैलेंस पेमेंट का क्या होता है? एक तरह से रजिस्टर समझ लीजिए, जैसे आपका बैलेंस है। जिस तरह से आप एक घर से आपके पैसा आता है, आप पढ़ते लिखते हैं, और पैसा आने के बाद आप क्या करते हैं? उसका कहीं नोट करते होंगे कि कितना रुपया खर्च हुआ, कितना रुपया है। तो वही की तरह से तो इसमें क्या हुआ कि इसी तरह से इसमें दोनों है, कैपिटल अकाउंट भी है और करेंट अकाउंट भी है। ठीक है ना, तो ये पहले ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हुआ। और बैलेंस पेमेंट जो है ये पहला स्टेटमेंट
फर्स्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और बैलेंस पेमेंट हमारे इकोनॉमी का सबसे फेमस टॉपिक है, चैप्टर है, जिसमें हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। ठीक, बैलेंस पेमेंट के बिना हम इंटरनेशनल ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो और इसका पूरा ट्रांजेक्शन हमारा इंटरनेशनली होता है की तरह, ठीक है ना। तो बैलेंस पेमेंट हमारी इकोनॉमी में है। ठीक, तो आज का यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक, बस इतना ही है। बैलेंस पेमेंट में आपका पूरा होता है। बैलेंस पेमेंट में आपका इतना जाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट भी होता है, करंट अकाउंट भी होता है, ठीक ना। और बैलेंस पेमेंट हमका इसलिए जरूरी होता है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा बैलेंस पेमेंट कम हो जाएगा तो हम इंटरनेशनली ट्रेड क्या इंटरनेशनली यानी अदर कंट्रीज से हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक, बैलेंस पेमेंट। तो चलिए हम यहाँ पर आज क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो अगले वीक का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।